Hey everyone, welcome to my channel. This is Kiran Agural, and in this video we are going to cover International Relations PT 365 of Vision IAS, and it is almost of like 100 pages. We'll try to cover it in 3 hours maximum. Okay, so 3 घंटे में कोशिश करेंगे सारा ही कवर हो जाए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, तो वो चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद मैपिंग एंड ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. फर्स्ट टॉपिक जो है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में, दैट इज़ अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशंस. तो रिसेंटली बॉर्डर क्लैशेस हुए थे तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में. ऐसा क्यों होता है, ये क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज कोई भी एक म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है. कोई ऐसी एक लाइन नहीं इन्होंने ड्रॉ की है जो पता चले कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन वाला एरिया है, ये आपका है. तो अभी करंटली ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे आर्मी लोकेटेड है, एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है, तो वही उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो कोई म्यूचुअली अग्रीड LAC नहीं है अभी. तो इसकी वजह से डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. स्पेशली अगर हम देखें तो 3 सेक्टर्स में डिस्प्यूट को हम पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज वेस्टर्न सेक्टर, अक्साई चिन का जो रीजन है लद्दाख में, तो वहाँ पे डिस्प्यूट है. देन एक सेंट्रल एरिया में डिस्प्यूट है, दैट इज सिक्किम का एरिया जो है. एंड ईस्टर्न सेक्टर में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया है, अरुणाचल प्रदेश तवांग वाला रीजन, वहाँ पे डिस्प्यूट है. जो वेस्टर्न सेक्टर का डिस्प्यूट है वो क्यों है? बिकॉज जॉनसन लाइन है यहाँ पे. इंडिया जो है वो कहते हैं कि जॉनसन लाइन को हम मानते हैं, एंड जो चाइना है वो कहते हैं कि हम मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं. ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर में ये इशू है. चाइना कहते हैं कि मैकडोनल्ड लाइन को मैं मानता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अक्साई चिन का जो रीजन है, जो ये रीजन है, ये चाइना के अंडर आता है. बट हम जॉनसन लाइन को मानते हैं. जो इंडिया है वो जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चिन का जो एरिया उसको अपना मानता है. तो एक ये इशू है यहाँ पे. सेंट्रल एरिया में अगर हम बात करें, सेंट्रल सेक्टर में, तो वहाँ पे सिक्किम एरिया में डिस्प्यूट है 2 चीज़ों को लेके मेनली. फर्स्ट इज नाथुला पास एंड सेकेंड इज चुम्बी वैली. एंड ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल का जो तवांग रीजन है, तो यहाँ पे इशूज़ हैं. एंड यहाँ पे उत्तराखंड में एक बाराहुतु प्लेन्स करके है, बाराहुती प्लेन्स, यहाँ पे भी थोड़े से इशूज़ हैं. ठीक है, तो ये लोकेशन पता होनी चाहिए. बाराहुती प्लेन्स जो है ये उत्तराखंड में है. फाइन. देन ये कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे बॉर्डर सेटलमेंट के लिए. तो जैसे अग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हुआ था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए हुआ था, ये भी सेम ही है. देन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ये सब हुए थे. क्रोनोलॉजी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अगर हम कुछ की फैक्ट्स देखते हैं इनके रिलेशन के, तो मोर देन 100 बिलियन का ट्रेड है अभी हमारा बायलैटरल ट्रेड. इंडिया का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ मोर देन $56 बिलियन का, ऑलमोस्ट $60 तक अब पहुँचने वाला है. देन ये दोनों ही कंट्रीज ब्रिक्स, SCO, RIC, रशिया एंड चाइना ग्रुपिंग जो है WTO, UN एंड G20 के पार्ट हैं. देन व्हाट इज़ वन चाइना पॉलिसी? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ये जो ताइवान है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना. ठीक है, तो ताइवान जो है उसको इंटीग्रल पार्ट चाइना का माना जाता है एज पर दिस पॉलिसी. एंड कोई भी कंट्री जो कि फॉर्मल बायलैटरल रिलेशनशिप में है चाइना के साथ, वो अलग से कोई भी फॉर्मल टाइज एस्टैब्लिश नहीं कर सकती ताइवान के साथ में. बट 2010 के बाद से इंडिया ने ये वन चाइना पॉलिसी का जो टर्म है इसको यूज़ करना बंद कर दिया अपनी जो भी स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे, बिकॉज चाइना का एग्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया था LAC में. तो तभी से इंडिया ने अलग से एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट एंड एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी ताइवान के साथ साइन करी हुई है. देन ताइवान अगर हम देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सो कॉल्ड फर्स्ट आइलैंड चेन, जो कि US ने ये एक पॉलिसी लाई थी, फर्स्ट आइलैंड चेन पॉलिसी. इसमें क्या है कि इन्होंने अपना जो पैसिफिक ओशन है, वेस्ट पैसिफिक ओशन, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स, फ्रेंडली आइलैंड्स बना लिए थे, जो कि एज एन डिफेंस काम करेंगे, लाइन ऑफ डिफेंस काम करेंगे चाइना की जो डोमिनेंस है उसके अगेंस्ट. ठीक है, तो यहीं भी हम देखते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन. फर्स्टली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी जो कि US ने बनाई थी. ये किसके लिए था? अर्स्टवाइल USSR और चाइना को कंटेन करने के लिए विद द स्ट्रिंग ऑफ नेवल बेसिस इन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन. एंड फर्स्ट आइलैंड चेन में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? कुरिल आइलैंड आते हैं. कुरिल आइलैंड्स जो हैं ये रशिया के हैं. तो यहाँ पे जैसे रशिया के फार ईस्ट में कुरिल आइलैंड्स जो है वो है उनकी लोकेशन. जापानीज आर्चिपेलागो आता है यहाँ पे. रयुकू आइलैंड्स जो कि जापान का ही पार्ट है. जैसे यहाँ पे आप मान लो जापान है, तो जापान के साउथ में है रयुकू आइलैंड्स. देन ताइवान, नॉर्थ वेस्ट फिलीपींस एंड पूरा बोर्नियो तक जो है ये फर्स्ट आइलैंड चेन बनता है. ठीक है, तो एंड इसी फर्स्ट आइलैंड चेन जो है इसी में बाशी चैनल भी है और मियाको स्ट्रेट भी है, जो कि क्रिटिकल चोक पॉइंट्स है चाइना के लिए. ये जो लोकेशन है इन आइलैंड्स की, ये अभी हम कुछ देर में मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट चलते हैं वन कंट्री टू सिस्टम्स. तो वन कंट्री टू सिस्टम्स किस कंटेक्स्ट में है? हांगकॉन्ग एंड मकाऊ के कंटेक्स्ट में है. सो इसका बैकग्राउंड क्या है कि चाइना जो है
उसका जो ये पार्ट था, हांगकांग जो था, ये ब्रिटेन को दे दिया गया था लीज पे आफ्टर फर्स्ट ओपियम वॉर। तो ये जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था, यहाँ पे हांगकांग जो है वो ब्रिटेन को मिल गया था, ठीक है। एंड पोर्टुगीज़ जो है उनके पास भी मकाऊ था, एंड बाद में जब इनको हैंड ओवर किया जाता है, जैसे हांगकांग जो है ब्रिटिशर्स ने हैंड ओवर किया था 1997 में, और ये जो मकाऊ है इसको ट्रांसफ़र किया था 1999 में। तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि वन चाइना टू सिस्टम्स जो ये वर्क करेंगे, वन कंट्री टू सिस्टम्स वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में और पोर्चुगल में जो है कंपैरेटिवली लिबर्टीज़ थी, ठीक है। तो लोगों को वो वैसा ही चाहिए था कि हमको लिबरल लाइफ ही जीनी है, तो इसीलिए कि चाइना का जो सिस्टम है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इन जो एरियाज़ हैं हांगकांग एंड मकाऊ, इनका डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप होगा जो कि थोड़ा लिबरल रहेगा। हाउएवर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वो चाइना ही उनके डिसाइड करेगा। एंड ये जो फ्रीडम्स थी इनको एक बेसिक लॉ के थ्रू विच वॉज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके थ्रू सेव किया गया था, और ये 50 ईयर्स के लिए लॉ वैलिड था। अब दिक्कत क्या आ रही है, अब लोगों को ये है कि अब 2047 या 2049 के बाद जो है वो क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। बिकॉज ये लॉ जो है ये सिर्फ 50 ईयर्स के लिए वैलिड है, उसके बाद क्या कंडीशन होगी, इस पर काफ़ी चीज़ें जो है वो रहती हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम कुछ मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। जैसे आप ये देखें, चाइना है, यहाँ पे ताइवान है, और हांगकांग एंड मकाऊ जो है यहाँ पे हैं। सिमिलरली आप अगर देखें, ये चाइना है, यहाँ पे बीजिंग सिटी है, देन यहाँ पे ही जापान है, जापान की टोक्यो सिटी है। ये आपको आइलैंड्स याद रखने हैं, सेंकाकू आइलैंड्स, यानी को दियाओ आइलैंड्स कहते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ में थे काफ़ी टाइम तक, लाइक लास्ट पूरा 1 ईयर तो ये न्यूज़ में रहे हैं, उससे पहले भी ये न्यूज़ में रहते थे। तो आपने याद रखना है, ये है तो चाइना के पास में लग रहा है, बिकॉज जापान थोड़ा दूर लग रहा है यहाँ पे, बट ये एक्चुअल में जापान के हैं आइलैंड्स, ठीक है। जापान की जुरिस्डिक्शन में है एंड ताइवान के नॉर्थ में है ये, फाइन। तो इन्हीं को लेके चाइना और जापान में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। नेक्स्ट ये जैसे हम कुरिल आइलैंड्स की बात कर रहे थे, तो ये रशिया है, रशिया का कमचत्का पेनिनसुला है यहाँ पे सी ऑफ अखॉट्स्क है, ठीक है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे सख्यालिन आइलैंड है, सख्यालिन आइलैंड जो है ये भी रशिया के हैं, एंड कुरिल आइलैंड जो है ये भी रशिया के हैं, ठीक है। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ अखॉट्स्क की लोकेशन याद होनी चाहिए। कमचत्का पेनिनसुला है यहाँ रशिया का, सख्यालिन आइलैंड ये भी रशिया का है, कुरिल आइलैंड्स भी रशिया के हैं, एंड यहाँ नीचे जापान आता है, और यहाँ पे रयुकू आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। देन जैसे हम चाइना के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वहीं पे चाइना के पास में साउथ चाइना सी है, हमको पता है सबको। साउथ चाइना सी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। फर्स्टली जो इस तरीके की 9 डैश लाइन बनी है, ये चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो 9 डैश लाइन किसके कंटेक्स्ट में है, साउथ चाइना सी में चाइना जो एरिया वो क्लेम करते हैं अभी कि वो उसके अंडर है, तो ये उसको कहते हैं 9 डैश लाइन एरिया, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ये पता होने चाहिए, जैसे पैरासल आइलैंड्स हैं, स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, ठीक है। एंड चाइना क्या कर रहा है, कुछ आर्टिफिशियल अपने ये बना रहा है, आर्टिफिशियल ये रीफ्स बना रहा है। इससे क्या होगा, हमको पता है UNCLOS के अकॉर्डिंग, जो UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, इसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी टेरिटोरियल सी, आपका जो बेस लाइन है उसके आगे टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, देन आगे आपका कॉन्टिगुअस जोन होता है फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स तक, एंड अगर आप बेस लाइन से देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब उस कंट्री का एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक राइट्स हो जाते हैं वहाँ पे। एंड इसीलिए चाइना जो है यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, रीफ्स बना रहा है, ताकि उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। देन यहाँ पे नाटूना आइलैंड्स जो हैं ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, नाटूना आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है। सो पैरासल आइलैंड से पहले स्प्रैटली आइलैंड्स है और नाटूना आइलैंड्स है, इनका ये भी देखो कि नॉर्थ टू साउथ कैसा है। और पैरासल और स्प्रैटली आइलैंड्स के बीच में एक स्कारबोरो आइलैंड्स भी हैं, SCARBOROUGH समथिंग लाइक दिस, आगे शॉल, ठीक है। स्कारबोरो आइलैंड्स जो हैं ये भी यहाँ पे है, पैरासल, स्कारबोरो, स्प्रैटली एंड नाटूना, नॉर्थ टू साउथ। देन यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ वैसे और भी आइलैंड्स हैं, जैसे ये पराटाज या डोंचा आइलैंड है, ठीक है। पराटाज आइलैंड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आप कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, ताइवान स्टेट है, ठीक है, जो कि चाइना मतलब मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में है, या हम कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी के बीच में है ये, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है ये। तो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी था, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, इन दोनों के बीच में है ये ताइवान स्टेट, ठीक है। देन ये एक लुजोन स्टेट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम देखें कि किन कंट्रीज़ के बीच में है, तो ताइवान का एरिया एंड फिलीपींस, इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों को सेपरेट करता है ताइवान एंड फिलीपींस को, एंड कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी एंड फिलीपींस सी को। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जो आपने याद रखनी है। देन ये कुछ और भी स्टेट्स है जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार पढ़ देते हैं।
एक ये मिंडारो स्ट्रेट है, सॉरी मिंडोरो स्ट्रेट है फिलीपींस के नीचे ही, एंड यहाँ पे बेल्वेक स्ट्रेट है, ठीक है। देन यहाँ पे एक सुलू सी है, ठीक है। साउथ चाइना सी के नीचे अगर हम देखेंगे सुलू सी है। देन यहाँ पे सेलेब सी है, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि अच्छा ऊपर सुलू सी है मतलब मलेशिया के पास एंड फिलीपींस के नीचे, एंड उसके बाद सेलेब सी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी। तो अब वापस आते हैं अपने पीटी पे। नेक्स्ट हमने जो करना है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो इंडिया पाकिस्तान में फर्स्टली जैसे एक फैक्ट है कि रेड क्लिफ अवार्ड के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री जो है वो सेटअप की गई थी आफ्टर पार्टीशन। एक करतारपुर कॉरिडोर है, ये भी सबको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था लास्ट 2-3 ईयर्स। तो करतारपुर कॉरिडोर है जो जहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ किया गया था इंडियन पिलग्रिम्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को टू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान, ठीक है। देन इंडस वाटर ट्रीटी है इंडियन पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये फर्स्ट टाइम ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1960 में। देखिए यहाँ पे देखिए 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी इंडियन पाकिस्तान में। इट वाज ब्रोकर बाय वर्ल्ड बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने ब्रोकर किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। इनके ये जैसे लीडर्स का भी नाम पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इंडिया के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में, एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद आयूब खान, तो इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। ये नाम भी याद रख सकते हैं, नेहरू जी एंड मोहम्मद आयूब खान। सॉरी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उनके, वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, मोहम्मद आयूब खान। देन नेक्स्ट है कि इस रिवर के अकॉर्डिंग, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 6 रिवर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 6 रिवर्स हैं। इनमें जो ईस्ट वाली रिवर्स हैं दैट इज़ दीज रावी, ब्यास एंड सतलुज, इनका 100% वाटर जो है वो इंडिया को दे दिया गया। एंड जो वेस्ट वाली रिवर्स हैं दैट इज़ इंडस, झेलम एंड चेनाब, तो इनका मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। यहाँ पे ऑल ऑफ द वाटर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर जो है पाकिस्तान को दिया गया, ये पाकिस्तान को और ये इंडिया को, ठीक है। और इसमें क्या था, क्योंकि इसका जो है वो वाटर ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ी रिवर्स हैं, लार्ज रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, तो इनका ज़्यादा पार्ट जो है पाकिस्तान को दिया। एंड बाकी कहा गया कि आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना के इंडिया को कहा कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? ICJ होता है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, तो उसको थोड़ा उल्टा कर लो, मतलब ICJ की जगह IJC कर लो, IJC, ठीक है। और RBS, ठीक है, IJC, RBS, IJC एंड RBS, बस याद रह जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, तो वही लिखा है कि सारा जो पानी था ईस्टर्न रिवर्स का, सतलज, ब्यास एंड रावी, वो इंडिया को दे दिया गया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़। एंड जो वेस्टर्न रिवर्स थी उनका मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो वाटर है वो काफ़ी वेरी करता था, ये लार्ज रिवर्स है उसकी वजह से। एंड इंडिया को कहा कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो थ्रू रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे पानी को स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे डैम्स वगैरह जो है वो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डैम्स नहीं बना सकते क्योंकि उसमें वाटर स्टोर करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज ये चेनाब रिवर पे इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कुछ बनाए हुए हैं। जैसे चेनाब रिवर पे कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे? पक्कल है, किरू है, लोअर कलनाई है, राटले है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस। नेक्स्ट इज कोसी ट्रीटी और महाकाली ट्रीटी जो है, याद रखना है कोसी रिवर कहाँ पे है? नेपाल में है। महाकाली रिवर कहाँ पे है? नेपाल में है। तो ये दोनों ट्रीटीज़ भी जो है वो नेपाल के साथ हुई थी। द नेक्स्ट इज शिमला अग्रीमेंट, तो ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही साइन हुआ था 1972 में। इंडस रिवर ट्रीटी जो है वो 1960 में हुई थी। ब्रोकर किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। लीडर्स का नाम बताइए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और शिमला अग्रीमेंट जो है 1972 में हुआ है इंडियन पाकिस्तान के बीच में। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था इसमें कि गुड नेबरली रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये 1971 वॉर के बाद में ये अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कि फ्यूचर जो है वो रिलेशंस किस तरीके से चलेंगे। तो इसमें कहा गया था कि हम जो भी आगे बायलैटरल हमारे डिस्प्यूट्स होंगे उनको हम बायलैटरली म्यूचुअल पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बायलैटरली हम उनको रिजॉल्व करेंगे पीसफुली। एंड उसी की चीज़ को उन्होंने रीट्रेट करा था लाहौर डिक्लेरेशन में ही कि बायलैटरली जो है वो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि पाकिस्तान ने ज्वाइन करा हुआ है, उसका पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है CPEC। इसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या है, हमको क्यों प्रॉब्लम है, हम क्यों रीड कर रहे हैं कि ये इंडिया के POK रीजन जो है
उसमें गिलगित बल्तिस्तान से होके ये गुजरता है। तो एक तरह का ये हमारा जो सॉवरेंटी है उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। तो इसलिए ये हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। नेक्स्ट, इस गिलगित बल्तिस्तान रीजन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा LOC एरिया है, इसी में ये गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, ठीक है। ये पहले क्या था, जब एक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया में 1947 में, उसके बाद 1949 में क्या होता है, जब इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर चल रहा होता है, उस टाइम पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान को दे दिया था। तो वो थोड़ा सा इशू हो गया था, उसके बाद ये डिस्प्यूटेड एरिया बन गया था, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था बिकॉज जो पाकिस्तान है उसने इसको अपना एज 5th प्रोविंस जो है अपने मैप में इंक्लूड कर लिया था, तो इसलिए भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो इंडिया बांग्लादेश में अभी रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे सेपा जो है इसके ऊपर नेगोशिएशंस हुई हैं, तो अभी ये साइन नहीं हुआ है बट इस पर नेगोशिएशन चल रही हैं। मेन क्या चीज़ आपको याद रखनी है, कुशियारा रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ है। तो कुशियारा रिवर याद रखना है बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में है, एंड ये बराक रिवर की एक ब्रांच है। तो बराक रिवर जो इसकी 2 ब्रांचेस जो हैं उसमें ये सेपरेट होती है, कुशियारा एंड सुरमा, और कुशियारा रिवर अग्रीमेंट अभी हमारा हुआ है। देन अगर हम कुछ और देखें इनिशिएटिव्स, तो एक तो प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड है, ठीक है। मतलब जो इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है रिवर गोमती एंड रिवर पद्मा के बीच में। देन इंडिया बांग्लादेश की एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है, जिसके थ्रू हम सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है एंड पार्वतीपुर जो कि बांग्लादेश में है, तो उनको कनेक्ट कर रहे हैं सप्लाई ऑफ डीजल के लिए, ठीक है। तो डीजल को सप्लाई करने के लिए ये सिलीगुड़ी एंड पार्वतीपुर के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन हुआ है इंडिया बांग्लादेश का। देन ऑल्सो एक रेलवे लिंक भी है, चिलाहाटी इन बांग्लादेश और हल्दीबार इन इंडिया में। फेनी ब्रिज, मैत्री सेतु भी इसको बोलते हैं, ये त्रिपुरा एंड बांग्लादेश में इनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो त्रिपुरा में जो सबरूम रीजन है और बांग्लादेश में रामगढ़ है, इनको ये कनेक्ट करता है। देन चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स है बांग्लादेश में, जो कि इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करता है टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो अगरतला एंड अखौरा रेलिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ है हमारा। तो ये फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, याद सारा नहीं रहेगा, बट हाँ जैसे ये आप लोगों ने मेंस में भी अगर पढ़ोगे वहाँ पे भी काम आएगा। आपने जब कोट करने हैं कि अच्छा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे कोट करने में भी काम आएगा। तो 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चिलाहाटी एंड हल्दीबारी है, अगरतला एंड अखौरा है, देन ये फेनी ब्रिज है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ एशिया में बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये भी याद रख सकते हैं आप। एंड ऑल्सो बांग्लादेश जो है ये लार्जेस्ट रिसिपिएंट रहा है इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट का। देन ऑल्सो एक रूपशा ब्रिज है, रूपशा ब्रिज, तो ये इनॉग्रेट किया गया अभी। तो रूपशा ब्रिज अगर पूछा जाए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। एंड ऑल्सो कोई भी अगर खुलना वाला प्रोजेक्ट आता है ना, खुलना मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट, खुलना दर्शना, तो खुलना वाला अगर याद रह जाए तो ये बांग्लादेश में एरिया है, ठीक है। तो खुलना जो है ये याद रख लेना, कुछ भी अगर खुलना के रिलेटेड आता है तो वो बांग्लादेश के साथ इंडिया का कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट। और रूपशा ब्रिज हो गया। ऑल्सो मैत्री पावर प्लांट एक खुलना में ये भी बन रहा है। ऑल्सो बांग्लादेश में एक रोपर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रोपर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में है, इंडिया प्लस रशिया मिलकर ये बना रहे थे। नेक्स्ट इज इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। सुलू कॉरिडोर कहाँ पे है, नेपाल में है। सोलू, इसको याद कैसे करना है, मतलब थोड़ा फ़नी सा है, नेपालू सोलू, मतलब ऐसा कर लो, 1-2 बार बोलोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। नेपालू सोलू दोनों भाई हैं, ठीक है, नेपालू एंड सोलू। देन एक पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये भी कहाँ पे है, नेपाल में है। रिवर मेची जो है इट इज़ ऑल्सो इन नेपाल, रिवर मेची इंपॉर्टेंट है, नेपाल में है रिवर मेची, नेपाल। देखो मेची में एम है ना, एम के बाद क्या आता है एन, तो मेची नेपाल, MENE, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो इंडिया का रुपे कार्ड है वो नेपाल में भी लॉन्च हो गया है। अपार्ट फ्रॉम नेपाल, भूटान, सिंगापुर एंड UAE में भी लॉन्च हो चुका है। देन एक सिस्टर सिटीज़ प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसपे लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा एंड कुशीनगर जो है डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा, जहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाणा अटेन किया था, तो ये सिस्टर सिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। तो इंडिया का नेपाल का लुम्बिनी एंड इंडिया का कुशीनगर। नेक्स्ट इज सप्तकोसी डैम प्रोजेक्ट। सप्तकोसी डैम प्रोजेक्ट अगर पूछा जाता है तो ये भी नेपाल का है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो टू कंट्रोल फ्लड्स इन साउथ ईस्ट नेपाल एंड नॉर्दर्न बिहार एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करने के लिए। एंड ऑल्सो महाकाली ट्रीटी में भी इंडिया इन्वॉल्व है। अपर कर्नाली रिवर ये कहाँ पे है, नेपाल में है।
अरुण 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भी नेपाल के हैं और वहाँ पे भी इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है। तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, सोलू कॉरिडोर, सोलू याद रख लिया आपने, नेपालू सोलू, ठीक है। रिवर मेची है, कैसे याद रखना हमने, एन के बाद एन आता है या फिर NEME, ठीक है। और करनाली रिवर याद रखना है, ये भी नेपाल में है। और करनाली के अलावा ये महाकाली तो पता ही होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो जैसे काला पानी का भी जो डिस्प्यूट हुआ था, काला पानी जो है ये भी इसी के साथ आता है हमारा डिस्प्यूट। नेक्स्ट एक सेती रिवर है, तो सेती रिवर जो है ये करनाली रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट जो है, वेस्ट सेती रिवर एंड सेती रिवर, ये सब भी कहाँ पे है, नेपाल में है। देन अगर हम बात करें ट्रांसबाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो नेपाल के साथ है हमारे, तो फर्स्ट कांचनजोंगा जो कि सिक्किम में है, एक मिक्स्ड साइट है, ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो ये कुछ एरिया जो है वो वहाँ पे भी पड़ता है हमारा, नेपाल में भी। देन तेराई आर्क लैंडस्केप है जो कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार इन एरियाज में है और नेपाल में भी स्प्रेड है ये, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार। एंड सेक्रेड हिमालयन लैंडस्केप जो है ये 74% इसका एरिया नेपाल में है, 25% सिक्किम में है और थोड़ा सा जो है वो भूटान में है। तो सेक्रेड हिमालयन लैंडस्केप जो है वो 3 कंट्रीज़ में बना हुआ है, ठीक है। देन इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमने देखा था कि बांग्लादेश जो है उसके हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में ओनली, बट नेपाल के हम ओवरऑल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कम्स इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। तो रिसेंटली जो है इन्होंने एक MOU साइन करा है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो कोलंबो में इस्टेब्लिश करेंगे। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, या तो नेवी करता है या कोस्ट गार्ड करता है हर एक कंट्री में। इंडिया की तरफ से कोस्ट गार्ड इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। अगर हम देखें इंडिया और श्रीलंका में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, इनके बीच में एक टूरिस्ट वीज़ा स्कीम भी है, ठीक है, श्रीलंकन टूरिस्ट के लिए। इंडिया ने ये लॉन्च करा हुआ है टूरिस्ट वीज़ा स्कीम। ऑल्सो सार्क, बिम्स्टेक, इन सब के मेम्बर्स हैं ये। हाँ, ये चीज़ याद रख सकते हैं, सार्क और बिम्स्टेक के मेंबर्स, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए इसको याद कैसे करना है। फर्स्टली एक फैक्ट याद रख लो, सार्क के 8 मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्टली ये देख लिया। 5 मेंबर्स दोनों में कॉमन है, कौन से, ये अपना इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और यहाँ श्रीलंका है, ये सब में कॉमन है, फाइन। तो मतलब इंडिया के ऊपर जो 2 कंट्रीज़ हैं राइट में है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये 5 कंट्रीज़ ये तो होंगे ही, ये 5 कंट्रीज़ दोनों में हैं। अब सार्क में कौन से 3 मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। जहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी है ना हमारे नेबर्स में, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, 3 जगह पे इंस्टेबिलिटी है। और सार्क क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं कर रहा साथ में, ठीक है। बट हम ऐसा याद रखेंगे कि सार्क में थोड़ी इंस्टेबल लोग हैं वहाँ पे, इसलिए सार्क जो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा। कौन से इंस्टेबल लोग हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव, तो इसीलिए सार्क को ऐसे याद रखना है। और जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक में ये तीनों मेंबर्स को हटा दो एंड ये जो अपने 5 मेंबर्स हैं इनके साथ म्यांमार एंड थाईलैंड को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब जो अपना आसियान है, आसियान के 2 जो अच्छे मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर दो। म्यांमार में भी इंस्टेबिलिटी है, बट याद करने के लिए ऐसा करो कि आसियान के मेंबर्स को हमने ऐड कर लिया और ये 3 मेंबर्स जो उनको साथ से हटा दिया, तो बिम्स्टेक बन गया, फाइन। देन बैक टू स्टोरी, जैसे अपना हम कर रहे थे कि श्रीलंका रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो वहीं पे काचातीवू आइलैंड आता है। काचातीवू आइलैंड क्या है, यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए। इंडिया का जो तमिलनाडु वाला रीजन है साउथ में, और श्रीलंका, यहाँ पे अपना पाक स्ट्रेट है, जाफना है, श्रीलंका की सिटी है, रामेश्वरम, एंड ये बीच में जो अपना इस एरिया में गल्फ ऑफ मन्नार में काचातीवू आइलैंड है, ठीक है। ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया और श्रीलंका इसको जॉइंटली एडमिनिस्टर करते थे, बट बाद में बहुत सारी ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी और ये श्रीलंका का पार्ट बना दिया गया। बट अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है, श्रीलंका का पार्ट इसको बना दिया गया, बट श्रीलंका अब क्या कर रहा है कि अपने जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको वहाँ पे अगर वो चले जाते हैं गलती से, उनको एक तो फिशिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, अगर वो गलती से चले जाते हैं तो उनको हरास भी किया जा रहा है, उनके साथ वायलेंस भी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में रहता है आइलैंड। नेक्स्ट इज इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। तो इंडिया ने अभी दोबारा अपनी एम्बेसी जो है वो काबुल में ओपन कर ली थी जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया उसके 10 मंथ्स के बाद। तो एक ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखना आपने, जब ऐसा हुआ था, टेक ओवर किया था तालिबान ने, तो वहाँ से अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए हमने इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, तो ऑपरेशन सुकून चलाया था हमने लेबनान में जब सिविल वॉर वगैरह हुआ था, तो वहाँ से अपने श्रीलंकन, इंडियंस एंड नेपाली सिटीजन्स को बचाने के लिए सुकून जो है लेबनान में हुआ था। सेफ होम कमिंग लिबिया में हुई थी, ठीक है, लिबिया में हुई थी सेफ होम कमिंग। राहत हुआ था यमन में, एंड गंगा ऑपरेशन जो है ये हमने किया था यूक्रेन में अभी रिसेंटली,
जो रिसेंट जो वॉर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया का, उसमें किया था ये। तो गंगा वाला जो है इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शक्ति देख लो, राहत देख लो यमन में, और सेफ होम कमिंग, ये सब अगर याद रह जाए तो देख सकते हैं आप। देन एक और फैक्ट है यहाँ पे कि अभी 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दुशांबे, ताजिकिस्तान में। एंड वहाँ पे इंडिया के NSA ने कहा था कि आप अफगानिस्तान की कैपेबिलिटी बनाओ टू काउंटर टेररिज्म। देन एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी है इंडिया और अफगानिस्तान में, 1949 में साइन हुई थी। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी है, एयर फ्रीट कॉरिडोर भी है। इंडिया ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट भी जो है काबुल में, उसको बनाने में हेल्प की थी। मतलब हमने डेवलपमेंट असिस्टेंस वगैरह के थ्रू किया था। सलमा डैम, इसको अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड जरान दिलाराम रोड भी बना रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ईरान वाले एरिया में क्या है? जरांज है, जरांज का एरिया, एंड यहाँ पे दिलाराम का है। तो इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो ईरान से कनेक्ट हो जाएगा किसके थ्रू? छाबार पोर्ट के थ्रू। हम छाबार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके थ्रू फिर ये जारान से कनेक्ट होंगे और फिर दिलाराम से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए ये सब किया जा रहा है। अदरवाइज इंडिया को पाकिस्तान से होके अफगानिस्तान में जाना पड़ता है। तो इनके पाकिस्तान अगर हमारी एक्सेस से बंद कर देते हैं तो हम यहाँ से होते होते यहाँ से होकर ईरान में छाबार पोर्ट के थ्रू जाएंगे, यहाँ पे जरान है, फिर दिलाराम है, और हम पहुँच जाएंगे अफगानिस्तान में। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंडियन मालदीव्स। सो इंडियन मालदीव्स में क्या है? एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इसमें इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह कुछ अनाउंस करा है। इसमें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कुछ आइलैंड्स जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी करनी है। आइलैंड्स का आप नाम याद रख सकते हैं, विलिंगी, गुलीफाहू एंड थिलाफुशी। तो नाम तो ऐसे याद नहीं रहेंगे, बट हाँ अगर आते हैं एग्जाम में तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये भाई ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के पार्ट है, या ये फिर मालदीव में है, ठीक है। थिलाफुशी, गुलीफाहू एंड विलिंगी। एंड मालदीव जो है ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी पार्ट है, जो कि इंडिया ने इनिशिएट किया था। इसमें मॉरिशियस एंड श्रीलंका भी पार्टनर्स हैं। फाइन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये इंडिया का इनिशिएटिव है। एंड किन किन कंट्रीज़ के बीच में है तो वो भी हमने देख लिया, श्रीलंका, मॉरिशस एंड मालदीव ऑल्सो पार्ट, ठीक है। देन अड्डू सिटी भी कहाँ पे है? अड्डू अटॉल आपने सुना होगा, अड्डू अटॉल। अच्छा आप मुझे बताइए कि अपना जो इक्वेटर है क्या वो मालदीव से पास करता है? या आप मुझे बताइए कंफर्म करके, ठीक है। देन ऑल्सो इंडिया आउट कैंपेन भी चल रहा था इंडिया में, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई थी और उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चला दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी इंडिया और मालदीव में, जिसके थ्रू मिनिकॉय जो है उसको पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया था। मिनिकॉय कहाँ पे? लक्षद्वीप आइलैंड्स का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्विरन। एक्विरन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मॉरिशस के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। बाकी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस भी है। एक्विरन आपको याद रखना है, मालदीव के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड ऑल्सो जो इंडिया का सागर विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसमें भी मालदीव जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो फर्स्ट आता है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है ये चाइना और नेपाल का प्रोजेक्ट है, बस इतना ही याद रखना है, यही पूछेंगे। और ये पार्ट ऑफ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका एक पार्ट है, ठीक है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क किसका है? ये नेपाल और चाइना का। नेपाल याद रखना है आपको, और चाइना। एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, चाइना का है। इसको याद कैसे रखना है? तो पता है हमको कि ग्लोबल सिक्योरिटी, कोरोना आया था ना, तो सिक्योरिटी को उस टाइम सबसे बड़ा थ्रेट किसकी वजह से हुआ था? चाइना की वजह से हुआ था। लेकिन कितना पैराडॉक्स है कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वैसा कुछ आप याद कर सकते हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऐसे बंदे ने चलाया हुआ है जो कि बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉक्यूपिन स्ट्रैटेजी क्या है? तो ताइवान इज़ फोकसिंग ऑन पॉक्यूपिन स्ट्रैटेजी। अगर चाइना उनको अटैक करते हैं तो फाइट बैक करने के लिए वो स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी है। इसमें 3 डिफेंसिव लेयर्स होती हैं। पहले तो इंटेलिजेंस पे काम करो, देन गोरिल्ला वॉरफेयर करो, एंड देन जोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ आइलैंड जो है उसको यूज़ करना है। तो पॉक्यूपिन स्ट्रैटेजी जो है पूछी जा सकती है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी होती है कि जो नेक्स्ट पर्सन की वीकनेस है उसको आप एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंग प्रोजेक्ट। सिंग प्रोजेक्ट क्या है? स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस। ये क्या है?
जो तियोंगोंग है, चाइना का जो न्यू परमानेंट स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है तियोंगोंग, उसके लिए पेलोड्स डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड याद रखना है ये कोलैबोरेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो मतलब इंडिया जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इंडिया जो है इनके पेलोड्स डिज़ाइन करने में हेल्प कर रहा है। किस प्रोजेक्ट के थ्रू? सिंग प्रोजेक्ट के थ्रू। रशिया भी इसमें हेल्प कर रहा है। तो रशिया इंडिया दोनों मिलकर चाइना का जो तियोंगोंग स्टेशन है उसके लिए पेलोड्स डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ये क्या होता है कि बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड रहता है। तो इट सिंबलाइजेज एन एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल इवन हॉस्टाइल टाइप ऑफ डिप्लोमेसी ऑन अ पब्लिक स्टेज। चाइना +1 स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे चाइना पे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं। मान लो ग्लोबल बहुत सारी कंट्रीज जो है चाइना पे ट्रेड के लिए डिपेंडेंट हैं। और जैसे ये मान लो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, इस चीज़ के लिए हम ताइवान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम बोल सकते हैं कि चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उसका एक ऑल्टरनेट हमको निकालना है, उसका एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, ताकि अगर चाइना जो है वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल नहीं कर पाया या कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हम किसी एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हो। तो उसी कंटेक्स्ट में इंडिया कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है एज अ पार्ट ऑफ चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है। नेक्स्ट इज एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो ये क्या है एशियन क्लियरिंग यूनियन? ये आपको पता होगा कि जो भी ये होते हैं ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है इसको क्लियर करने के लिए क्लियरिंग यूनियन वगैरह होती है। तो वैसे ही एक इंटरनेशनल लेवल पे UNESCAP जो है इन्होंने एशियन क्लियरिंग यूनियन बनाया हुआ है टू फैसिलिटेट पेमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज फॉर एलिजिबल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो RBI ने रिसेंटली कहा था कि कुछ जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं श्रीलंका के साथ में तो वो इसके बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है। उसको परमिट करा जा सकता है कि वो एशियन क्लियरिंग यूनियन के बाहर भी इसको कर सकते हैं। और जो एशियन मॉनिटरी यूनिट है इट इज़ अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ ASU एंड ये ACU डॉलर में डिनोमिनेट होता है या ACU यूरो में या ACU येन में। फाइन। नेक्स्ट इज प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स में। ये हमने मोस्टली लोकेशंस देख ली हैं। जैसे कि आप देखेंगे दरबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्दी रोड। तो ये कहाँ पे है? लद्दाख वाले रीजन में है। गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया जो है ये भी यहाँ पे है, गलवान वैली के पास में ही। वेस्ट सेती डैम अभी हमने देखा था कहाँ पे है ये, सेती रिवर कहाँ पे थी? नेपाल में थी। ठीक है। देन लुम्बिनी है। ठीक है, नेपाल में। ये नेचीपू टनल देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। नेचीपू टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के एरिया में है। छिंकुला पास है, छिंकुला पास ये वो हम नीचे पढ़ेंगे। और पेंगोंग सो लेक जो ये लद्दाख में है। ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे वेस्ट सेती डैम है ये हमने देख लिया नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में है, और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर भी है, और ये बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा भी है। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड भी है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया जो है ये कहाँ पे है? ईस्टर्न लद्दाख में है। एंड हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट ये सब पास में ही है। देपसांग प्लेन भी वहीं पे है, वो अभी जो मेन फ्रिक्शन पॉइंट्स रहे थे चाइना और इंडिया के बीच में। देन हॉट स्प्रिंग्स का एरिया जो है PP15 बोलते हैं उसको। ठीक है, PP15। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गलवान जो है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है चांगचेनमो रिवर, ये याद रखनी है। एंड ऑल्सो ये जो अपना हम पढ़ रहे थे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लद्दाख रेंज है। ठीक है, इसी में अपना पेंगोंग सो लेक है, इसके ऊपर काराकोरम रेंज है, एंड इसके भी नॉर्थ में है ये गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्दी रोड। ये कनेक्ट करता है ले को काराकोरम पास से एंड सेपरेट करता है लद्दाख को चाइना की जिनजियांग प्रोविंस से। फाइन। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्दी रोड, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, याद रखना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है। नेक्स्ट इज पेंगोंग सो लेक। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है एंड एंडोरिक लेक है ये, मतलब अंदर ही जो है सिंकिंग लेक है ये, अंदर ही इसका पूरा बेसिन है। एंड 2/3 पार्ट जो है पेंगोंग सो लेक का वो चाइना में लाई करता है और ये कलर्स चेंज करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज शिंकुला पास। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल है शिंकुला पास पे टू कनेक्ट हिमाचल एंड लद्दाख। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैप में ये लद्दाख और हिमाचल को कनेक्ट करता है। शिंकुला पास यहाँ पे लद्दाख एंड हिमाचल के एरिया को कनेक्ट करता है। और क्या डिटेल्स दी गई है इसकी? तो प्रोजेक्ट योजक है एक, प्रोजेक्ट योजक, उसके अंदर इसको बनाया गया है। एंड ये जस्कार वैली जो है लद्दाख में एंड लाहौल वैली जो है उनके बीच में लोकेटेड है। ठीक है, जस्कार वैली कहाँ पे? लद्दाख में, और लाहौल वैली है हिमाचल में, दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। शिंकुला पास याद रखना है, हिमाचल एंड लद्दाख के बीच में है। और वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट टनल है अटल टनल, वो रोहतांग में है, हिमाचल में। ठीक है। नेक्स्ट इज मानाला पास। तो माना पास या मानाला पास उत्तराखंड में है। फाइन। एंड ये लास्ट पॉइंट है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर पे ये बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट है मानाला पास, जो कि उत्तराखंड में है। इसको डुंगरीला पास भी बोलते हैं, ठीक है, डुंगरीला बोलते हैं। और ये नंदा बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उसी के अंदर है ये। तो इंपॉर्टेंट है ये। मानाला पास उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में ही आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा, और ये पास जो है ये भी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है, ठीक है। और ये जो माना विलेज है, ये रिवर सरस्वती के बैंक्स पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे भोतियाज रहते हैं, एक मंगोल ट्राइब है भोतियाज, वो रहते हैं यहाँ पे इस एरिया में। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है नेचीपू टनल। अभी हमने देखा था अरुणाचल में है और ये तवांग रीजन में है, और ये प्रोजेक्ट वर्तक जो है बीआरओ का, उसके अंडर बनाया जा रहा है, ठीक है। ऊपर योजक प्रोजेक्ट के अंडर क्या बना था वो आप मुझे बताएं अभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। हमने ऑलमोस्ट 20 पेजेस जो है वो 30 मिनट्स में कवर कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 100 पेजेस जो हैं वो इस पूरी मैगज़ीन के हैं। एंड अगर हम 5 वीडियोस बनाते हैं 30 मिनट्स के, तो 2.5 घंटे में आपका ये पूरा मैगज़ीन कवर हो जाएगा IR